साबित हो सकता है जम्मू कश्मीर के लिए? आपका आभार। देखिए, जहां तक सवाल इस दिवस विशेष का है तो निश्चित तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन बहुत तेरे मामले ऐसे हैं जिन पर मुझे लगता है कि ज्यादा गंभीरता से होना चाहिए। जिस तरीके से विगत कुछ दिनों में जम्मू खित्ता आतंकवाद की चपेट में आया, ये एक बड़ा मामला है। नीट की परीक्षा पर अभी आप भूमिका में बोलकर हटी हैं। जी। अलहदा इसके कश्मीर की बात अगर हम करें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, मोदी जी आ रहे हैं और वो जैसे आप बता रही हैं कि सौगात दे रहे हैं। सौगात से बेटर वर्ड जो है प्रदान, अगर आप कहें कि योजनाएं जो है उनके तहत इतने बड़ी धनराशि वो प्रदान कर रहे हैं जनमानस को, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये लोगों का हक भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए की अगुवाई में तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनकर जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो पिछड़े मामले हैं, खासतौर से जैसे आपने बताया कि जल शक्ति विभाग से जुड़े हुई कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि वो जो 1300 करोड़ के गड़बड़ झाले के आरोप लगे मनोज सिन्हा सरकार पर, उस पर भी कोई कार्रवाई होगी। जी जी बिल्कुल। अब देखिए क्या कुछ होता है जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और डॉक्टर अभिजीत जसरोतिया जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पीएम के इस दौरे को लेकर? क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे है और योगा डे पर हमने देखा इससे पहले भी पीएम लगातार अहम सौगातें देते रहे हैं और बताते रहे हैं योगा की जो इम्पोर्टेंस होती है वो भी लोगों को बताते आए हैं। तो इस बार जम्मू कश्मीर वो पहुंच रहे हैं योगा डे पर, तो कितना अहम इसे माना जाए? धन्यवाद। पहले तो आपका देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से ये इंटरनेशनल योगा डे को आज कश्मीर से नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसकी अगुवाई करके यहाँ सेलिब्रेट करने की बात की है, ये कहीं ना कहीं एक चीज दिखाता है कि जो खासकर भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था, नए कश्मीर का, नए जम्मू का, वो अब आपके सामने आ गया हुआ। जिस तरह से हर एक चीज आगे होते हुए, और अगर आप देखिए अमन सुकून शांति के बाद तरक्की जो यहाँ पर होती हुई नजर आई आपके सामने, 2.5 करोड़ के सैलानी, G20 जैसे इवेंट होते गए, और कहीं ना कहीं जो भारत की छवि है पूरी दुनिया में बदली है। वरना कांग्रेस का दौर हमें बड़ी बात याद है कि हमारे देश को कहा जाता था सपेरों का देश, और किस तरह का देश कहा जाता था ये आप जानते हैं। लेकिन जो खासकर 2014 के बाद जो देश की छवि बनी है पूरी दुनिया के अंदर के वैक्सीन बनाने वाला देश, हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी दवाई सप्लाई करने वाला देश, और जिसके कहने पर आज पूरी की पूरी दुनिया जो है वो भारत के दिए हुए योग को रिकॉग्नाइज करके इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, और पूरी दुनिया भर में मनाया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लोग भी उसे मनाएंगे, चाहे वो दिल से मनाए ना मनाए, लेकिन उनकी एक चीज है कि बदल गई है, हिंदुस्तान की छवि बदल गई। अब ये सपेरों का देश नहीं कहलाया जाता। और मुझे लगता है बड़ा अच्छा, क्योंकि सबसे पहला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री तीसरी बारी बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी का, और जिस तरह से कश्मीर से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और आने से पहले जो इस कार्यक्रम को करने से पहले जो युवाओं को संबोधित करेंगे, तो यहाँ से यही पता लगता है कि अब कश्मीर जो है वो इन सब चीजों से आगे बढ़ चुका है, आगे निकल चुका है, विकास, अमन और तरक्की की राह पर आगे जा चुका है। और रही बात जो राशि की बात की गई, जो लोगों की मदद की बात की गई, लोगों के हक की बात की गई, मदद हो, हक हो, या जो भी चीज है, ये पहुंचाई अभी हमारे लोगों से दी गई। वरना 50-60 सालों से ना तो आपने मदद पहुंचाई, ना हक पहुंचाया, ना यहाँ पर कुछ पहुंचाया। उल्टा यहाँ के लोगों का हक जरूर खाया गया था, जिसके कारण ही जम्मू कश्मीर जो पिछड़ा रहा और बनाना रिपब्लिक बना रहा। और सबसे बड़ी बात मुझे याद आती है जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। सबसे बड़ी बात यह है कि खासकर 1987 की रिगिंग के बाद जो बूटा सिंह जी होम मिनिस्टर होने के समय, और यहाँ पर फारूक साहब की सरकार थी, कांग्रेस और एनसी ने जो यहाँ पर किया था, तो मुझे लगता है सबसे पहले यहाँ पर जमहूरियत का गला दबाया गया था। उसके बाद इंसानियत के नाम पर यहाँ पर हैवानियत दाखिल हो गई, क्योंकि बंदूक दाखिल हो गई, तो और कश्मीरियत कहीं नजर नहीं आती थी। क्योंकि जिस तरह से टीका लाल टपलू जी को जब मारा गया और उनके आगे पीछे जब मोटरसाइकिल घुमाई गई, तो उनको बेचारों को पानी भी नहीं दिया, किसी ने देने भी नहीं दिया गया। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीरियत, इंसानियत और सबसे बड़ी जमहूरियत जो लौट कर आई है, खासकर अगर आप देखें रिकॉर्ड तोड़ जो पोलिंग हुई है, जो 40 सालों के बाद एक नया रिकॉर्ड जो स्थापित किया गया, इसी को जमहूरियत कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आज सबसे चीज जो जिससे हमारा कश्मीर पिछले 30 सालों से महरूम था, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत से, वो सबकी सब वापस लौट आई, और कश्मीर आज अपनी कश्मीरियत के लिए जाना जाता है, और रिकॉर्ड पोलिंग के बाद जमहूरियत के लिए जाना जाता है और इंसानियत के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है कि सियासत से ऊपर उठकर जो काम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर जो सुकून और जो खौफ था जो बम गोली बारूद का, वो बड़े हद तक अब पहले से थम चुका है।
यही थी बात जो लोगों से की गई थी, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर दिखाती है। और कल जब योग दिवस के दिन समय पर जब मोदी जी खुद यहाँ पर योगा का एक मैसेज पूरी दुनिया को देंगे कि देखिए कश्मीर में किस तरह का सुकून है, क्योंकि योगा का मतलब भी अगर आप दूसरा देखें तो अमन सुकून है, भले वो आपका शारीरिक सुकून है, वातावरण का सुकून है, वो सबका सब आपको योग से प्रदान होता है। तो बड़ा अच्छा एक समय और बड़ा अच्छा एक दिन चुना है, इसके लिए मैं सराहना करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी की भी कि उन्होंने कश्मीर को चुना। जी बिल्कुल, और बहुत अहम दिन उन्होंने चुना है, इस दिन जम्मू कश्मीर वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर। अमित रैना साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पीएम के इस दौरे को जम्मू कश्मीर में, कितना अहम इसे माना जाए? देखिए अहम तो है, देखिए किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का, किसी भी एरिया का जो यूथ होता है, या तो वो डेवलपमेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उसका, या टर्मोइल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर प्रयास रहा है कि जम्मू कश्मीर के यूथ को एंगेज किया जाए और सही डायरेक्शन में लिया जाए। तो एक ही बड़ी सराहनीय कदम है कि प्रधानमंत्री खुद एक मेंटोर के रूप में जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ एंगेज कर, तो ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है सरकार से और मोदी जी से कि यूथ को एंगेज करना है और उसे राइट डायरेक्शन देना। ऑन पॉलिटिकल फ्रंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा है कि इतनी सारी सौगात एक साथ प्रधानमंत्री खुद लेकर आ रहे हैं, तो ये इलेक्शन का शंखनाद भी है कि इलेक्शन अब 2 महीने 2.5 महीने दूर है और उसकी तैयारी कहीं ना कहीं सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। तो इसके दोनों मायने निकाले जा सकते हैं कि एक जो एंगेजमेंट ऑफ यूथ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर को एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है भारत की सिविलाइजेशन का, ना कि सिर्फ भारत के भूगोल क्षेत्र का बल्कि सिविलाइजेशन का भी। और पतंजलि का योग सूत्र रहा हो या योग शास्त्र रहा, वो पतंजलि खुद कश्मीर से आते थे और कश्मीर का कंट्रीब्यूशन योग को लेकर बहुत ही अधिक रहा, इमेंस रहा है। कश्मीर शैविज्म का कंट्रीब्यूशन योग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और कल 10वां इंटरनेशनल योगा डे कश्मीर में मनाना कहीं ना कहीं उस बात को भी एक्नॉलेज करना है कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर का भारत की सिविलाइजेशन का एक फाउंटेन हेड होना और उसका अभिन्न अंग होना हजारों सालों से बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि कल उसका भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उसको भी एक्नॉलेज करते हैं। तो एंगेजिंग विद यूथ, मेंटरशिप, इलेक्शन का बिगल और तीसरा कश्मीर का महत्व भारत के लिए कितना है, उन तीनों की मुझे लगता है इन 2 दिन की यात्रा में प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इलैबोरेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, अब देखिए क्या कुछ और सौगातें जम्मू कश्मीर को इस दौरे के दौरान मिलती हैं, पीएम की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। सुहेल काज़मी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना फायदेमंद है ये दौरा साबित हो सकता है जम्मू कश्मीर का पीएम मोदी का वादी के लिए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का विजिट किसी भी स्टेट में अपनी एक सिग्निफिकेंस लेके आता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो पाकिस्तान की तरफ से 2-4 इंसिडेंट हुए जिसमें हमने 10 लोग खो दिए, 42 के करीब इंजर्ड हुए, और उसी के थोड़े दिन बाद जो कल्प्रिट्स थे उनकी निशानदेही होना शुरू हो गई है। लेकिन उसी के बीच में इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए कश्मीर को चुना जाता है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, और दूसरा कि प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं और उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। कन्फ्लिक्ट जोन जिसको हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं, जहां पाकिस्तान दोबारा इन्फिल्ट्रेट करना चाहता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है, तो उससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो ये कि हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का मनोबल बढ़ता है, दूसरा ये है 2000 अपॉइंटमेंट लेटर्स वो नौजवानों को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ अपने आप में एक सिग्निफिकेंस रखता है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा किसी न किसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ हमेशा कायल रहे हैं, हमेशा इंक्लाइंड रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर खुद किसी भी मिडिल मैन को बीच में ना लाके एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उन 2000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे। तीसरा, जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है। अभी भी जो मैं पढ़ रहा था 1800 और 1500 करोड़ के बीच में कुछ ऐसे गांव हैं जहां अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिसमें आपने 58 करोड़ उन गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए दे रहे हैं। तो ये सब जो पैसा है जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे लगेगा, जिसका फायदा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो एक नापाक दौर 2-3 डिकेड से चला है, उसमें जम्मू कश्मीर में बहुत खोया है, खास करके डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स को लेके। तो एक तो मोराल जम्मू कश्मीर के लोगों का और पैरामिलिट्री का बढ़ता है जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं। दूसरा, ये जो अनाउंसमेंट्स होती हैं ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंस रखती हैं। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर का मोहब्बत
जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। अभी सरकार बने जुमा 8 दिन हुए हैं और वो इंटरनेशनल डे जो है, और उससे पहले G20, और वो कश्मीर को वो इम्पोर्टेंस देते हैं कि हर चीज कश्मीर से शुरू हो। मैं समझता हूँ ये एक अपने आप एक क्रेडिबल चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, और इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। वो पॉपुलराइज करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है लोगों के हितों के लिए, जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के लिए टायरलेस मोहब्बत और टायरलेसली एफर्ट्स कर रहे हैं कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में और अच्छी तरह से आए, और यहाँ जो इलेक्शंस आगे आने वाली हैं, असेंबली इलेक्शन, एक अच्छी जमहूरियत की सरकार यहाँ चुन के आए, और जो सपना लोगों का है, बुजुर्गों का है, वो पूरा हो। और प्राइम मिनिस्टर जो है, आप देख रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज से भी कि वो चाहते हैं कि टू एंगेज विद मैक्सिमम यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू सी ए बदलता कश्मीर, और बदलता कश्मीर आपके सामने है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर का जो इंडिवर है वो बड़ा सराहनीय है, बड़ा इंकरेजिंग है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी बिल्कुल। और देखिए कहां कहां पर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा फिलहाल अभी काम करने की जरूरत है, जो और ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर हो और ज्यादा वहां के जो लोग हैं वो तमाम चीजों से अवेयर हो सके, ये बहुत अहम यहां पर हो जाता है। जगदीप सिंह जी, आपको क्या लगता है आखिर अब इस दौरे के दौरान जो मंसूबे या फिर जो भी सौगातें अब देने वाले हैं पीएम यहां पर, उसमें मेन फोकस क्या होना चाहिए? देखिए, मैं बड़े आहत मन से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि भाजपा से तो यही अपेक्षित था। भाजपा के प्रवक्ता की ये एक हमेशा से कोशिश रहती है, चाहे वो कोई भी प्रवक्ता हो, नेता हो, कि किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाए। अरे भैया, 10 साल से आप लोग सत्ता में हैं साहब, जवाब आपको देना है। और दूसरी बात, देखिए शब्दों का इनका जो मतलब उच्चारण का तरीका है, सपेरों का देश कहा जाता था। थोड़ा सा इतिहास जरा पढ़ के आइए, वो ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी, पंडित नेहरू जी का वो सुप्रसिद्ध भाषण पढ़िए, जब आजादी की पहली सुबह उन्होंने दिया, और उसके बाद ये मुल्क ने किस तरीके से आकार लिया ये दुनिया जानती है। और ये आप अपने ही मुल्क को शर्मिंदा करने पर उतारू हैं। आप तो वाजपेयी साहब के कार्यकाल को भी नहीं छोड़ रहे। दूसरा, सोहेल काजमी साहब बैठे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं जी। ये ठीक है, उन्होंने कहा कि 2000 नौजवानों को वो नौकरियों के जो नियुक्ति पत्र है वो देंगे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, बात 2 करोड़ नौकरियों की हुई थी, और जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के मामले में अव्वल आया। ये काम पोस्टल डिपार्टमेंट का है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का, ना कि प्रधानमंत्री का। वो जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं वो उन लोगों के हैं जिन्होंने बाकायदा कोई एग्जाम पास किया है। they had taken that exam and they had qualified it। तो हर बात में क्रेडिट लेना अभी तो गनीमत समझिए कि मोदी जी की कोई रैली नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ के सरकारी मुलाजिमों पे आफत आ जाती। सुबह 4-4 बजे सरकारी बसों में भरकर लाया जाता उनको। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपके इस मंच के माध्यम से, हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। ये ठीक है कि योगा दिवस पर प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से उनका स्वागत। लेकिन देखिए, जो अहम तरीन मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर जम्मू कश्मीर का आने वाला मुस्तकबिल में असर करता है, फिर वो आतंकवाद की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, यहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार की बात कर ले, स्मार्ट मीटर से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर ले, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है अगर माननीय प्रधानमंत्री संज्ञान लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और बराए मेहरबानी कांग्रेस को कोसना बंद करें, भाजपा के लोग अपना बताएं कि आपने पिछले 10 सालों से, अभी आप जमहूरियत की बात करके हटे हैं, किस मुंह से आप जमहूरियत का नाम लेते हैं? पिछले 10 सालों से यहाँ चुनाव नहीं हुआ, 6 सालों से यहाँ सरकार नहीं है, जो पंचायती नुमाइंदे थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया, नगर निगम और परिषद के चुनाव आपने नहीं करवाए अधिसूचना जारी होने के बाद, और आज आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अपने कार्यकाल को देखें और उसे बेहतर करें, और ये कांग्रेस को कोसना बंद करें। 10 सालों से सत्ता में आप हैं जी। चलिए ठीक है। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, क्या जवाब आप इस पर देना चाहेंगे? और देखिए, जिस तरीके से इस दौरान जो दहशतगर्दी के हमले हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 4 हमले लगातार हुए हैं, तो किस तरह से देखा जाए कि सिक्योरिटी को लेकर आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है फिलहाल अभी? देखिए, मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को, और मैं जरूर चाहूंगा अब ये भी जरा इत्मीनान से सुन ले। इनको बड़ा बुरा लगा हर एक बातों को, तो देश की छवि तो आपने बनाकर रखी थी, ये वाली क्यों नहीं जाना चाहता था इंडिया को लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, आप ही के तौर में जाना चाहता था, इसमें गलत क्या है? और अगर आज आपको सबसे दिक्कत हो रही है, हमारा तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है कश्मीर का, आपके सामने 2.5 करोड़ के सैलानी, आपके सामने पत्थरबाजी आपके द्वारा जो स्पेंसर थी अब नहीं होती है यहाँ पर,
यहाँ पर जो कुछ भी किया गया था तो एम्प्लॉयमेंट की बात कौन कर रही है? कांग्रेस कम से कम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है। अगर आज दिया जा रहा है तो सबका साथ सबका विकास के चलते हुए हकदार को हक दिया जा रहा है। 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट हमें अच्छी तरह से याद है कि इस तरह से भाई भतीजावाद के चलते हुए आप ही के रिश्तेदारों को यहाँ पर नौकरियां दी गई थी, बाकियों का हक क्या नहीं था सब चीजों के ऊपर। और लूट खसूट के चलते क्या जम्मू कश्मीर को आज तक केंद्र की सरकारों ने पैसा देने में कभी पीछे हटे? हमेशा देते थे कि वो पैसा गया कहाँ? अरे यहाँ की डल लेक के 4 चिनार आपने सुखा दिए, केवल 3 पीछे रह गए, वो भी आप सारे का सारा डल लेक का पैसा भी आप ही के नेताओं ने बांट दिया। आज वापस जब कश्मीर की अजमत लौटी है, वो 3 चिनार वापस आके फिर से 4 चिनार कंप्लीट हुए, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सच्चाई की बात करते हैं और सत्य के ऊपर सभी चीजें बेस्ड होती हैं। क्या यहाँ पर 1 लाख लोग जो आज कब्रों में दफन है उसका कसूरवार क्या कांग्रेस और उनके साथ के घटक दल नहीं है यहाँ के? क्या यहाँ की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी है, क्या उनका इसके अंदर उन्होंने इन सब के अंदर अपना योगदान नहीं दिया ये सब चीजें करने के अंदर? आज अगर अमन सुकून लौटा है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीजों से? आप हमारे से 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, आपके सामने है। क्या आपको सड़कों का जाल, क्या आपको टनल्स, क्या आपको ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं? आपको आपके सामने तरक्की नहीं दिखाई दे रही है? ये मुझे लगता है अगर आप देखना नहीं चाहते तो दूसरी बात है, अपना भी जरा 50 साल का रिपोर्ट कार्ड निकाल के देख लीजिए। बताएं आपने क्या किया था आज तक? केवल और केवल बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, केवल और केवल ये सब लूट खसूट का दौर आपने चला कर रखा। जम्मू कश्मीर को डुबाने में अगर किसी का हक रहा है तो आप सभी 3 पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे बड़ा इसके अंदर योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो आज आप देख लीजिए, कांग्रेस अगर इतना ही अपने आप को समझती तो आपको तो यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कम से कम वो तो बता दीजिए कि आपको लोगों ने जो एकदम साइडलाइन कर दिया, और आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं और किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? कब आपने करवाए? एक बार गलती से यहाँ पर अगर 5 सरपंच के चुनाव हुए, उन भी पंचों सरपंचों के पास पैसे कितने थे बताइएगा जरा, उनको खुद की तनख्वाह कितनी दी गई थी बताइएगा। कभी आपकी यहाँ पर कांग्रेस ने सुना भी था बीडीसी की फुल फॉर्म क्या है, डीडीसी की फुल फॉर्म क्या है, ये 3 टायर सिस्टम क्या होता है? 3 टायर सिस्टम की रिस्टोरेशन के बाद उसके ऊपर मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन हो गए, उसके बाद जिसके अंदर आपको शिकस्त खाना पड़ी, आपका एक भी नहीं जीता है, उसके बाद एमएलए भी होना तय है और आपकी हार होना भी तय है। कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए सबको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब्राहम लिंकन ने कांग्रेस के संदर्भ में यह बात कह दी थी और उसी का फल स्वरूप है कि आज आपके सामने सारी की सारी बातें उभर कर सामने आ रही है। अगर नया कश्मीर बना है, अगर यहाँ योगा डे हो रहा है तो उसकी सराहना आपको करनी चाहिए। आप बात यहाँ की पहुंच आप कहीं पर उड़ जाते हैं। और रिगार्डिंग टेररिस्ट अटैक्स मुझे बताइए जरा, किस कांग्रेस के नेताओं ने, अभी मैंने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कठुआ में, आपकी कठुआ की पूरी टीम के मुंह से एक बार भी पाकिस्तान शब्द नहीं निकला है। आप तो कहते हो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं डाल रखी, पाकिस्तान के आगे जाके नतमस्तक हो जाओ। अरे ये तो आप कहते हो, आप तो अपने देश के साथ खड़े नहीं होते उसके अगेंस्ट, और आप होंगे भी क्यों? आपके राहुल गांधी जी को तो यहां पर प्रमोट किया जा रहा है फवाद हुसैन चौधरी के द्वारा कि इनको बनाइए हिंदुस्तान का प्राइम प्रधानमंत्री। तो मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी क्या है। जिस दिन आप हमारे साथ खड़े होकर पाकिस्तान को कोसेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, उस दिन ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। चलिए ठीक है। अमित रैना जी, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी अब तक बदलाव हुए हैं 370 हटने के बाद, वो पॉजिटिव बदलाव है यहाँ पर? और जैसे कि लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है कि बेहतरी हुई है, लेकिन ऑपोजिशन लगातार आरोप लगाता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और किसी तरह की कोई भी बेहतर तरीके से हम कदम नहीं उठाए गए हैं 370 हटने के बाद। मौजूदा हालातों पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो आपको क्या लगता है कि किस चीज को लेकर अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है यहाँ? देखिए, मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर इसमें 3 चीजों को लेकर बहुत ही आवश्यकता है काम करने की। पहली और सबसे ज्यादा है इस समय सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं फिर से प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म है वो वापस कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आए, और उसको लेकर जो सबसे ज्यादा इस समय चिंता की बात है, जो जम्मू रीजन को उन्होंने अपना अब नया अपना हब बनाया है, और उसमें हिंदुओं पे और हिंदू यात्रियों पे बार बार निरंतर अटैक करना कहीं ना कहीं एक प्रयास है कम्युनल वायलेंस को ट्रिगर करने का, 2 समुदायों के बीच नफरत पैदा करने का। तो एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इसको टैकल किया जाए। दूसरा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है जिस पे फोकस होना चाहिए, वो इस समय है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है पावर को लेकर स्टेट में बहुत किल्लत रहती है। जम्मू कश्मीर 3 नदियों का प्रदेश है, मगर उसके बावजूद पावर में डिफिशिएंसी है। उसमें स्टेट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर कम रिस्पॉन्सिबल, बट क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए दायित्व बन जाता है केंद्र का कि उस पर काम करे। तीसरा है ड्रग्स का मैनेज। जो ड्रग्स का मैनेज इस समय जम्मू कश्मीर में है वो बहुत ही डेंजरस है, खासकर कश्मीर में, और ये नार्को टेररिज्म इतना खतरनाक रूप ले सकता है कि जो हमने पिछले 30 साल में हैवानियत देखी है उससे शायद बदतर हो जाए, तो उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। चौथा जो हम बात कर रहे हैं
अनएम्प्लॉयमेंट की। ये सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू रीजन के अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हायर है। कश्मीर तो फिर भी टूरिज्म से कहीं ना कहीं अपनी एम्प्लॉयमेंट निकाल लेता है। जम्मू रीजन माता वैष्णो देवी को छोड़कर बाकी जगह का एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बहुत ही पुअर है। उसमें हमें लोगों को नौकरियां देने के लिए रोजगार के साधन बढ़ाने पड़ेंगे और उस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये 4 मेजर मुद्दे हैं जो इसमें जम्मू कश्मीर को काम करना चाहिए। जहां तक हालात की बात है, बिल्कुल कश्मीर में हालात बदले हैं, बेहतर हुए हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, वो सबको दिख रहा है। पत्थरबाजी बंद है, बंद है, कैलेंडर्स बंद हैं, 2 करोड़ के आसपास टूरिस्ट जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो उस फ्रंट पे आपको बिल्कुल कश्मीर में काफी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं टाइम पे, वो है। और बट इसके अलावा फिर भी कंसर्न्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान निरंतर प्रयास कर रहा है जम्मू कश्मीर में हालात खराब। जी बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए कि फर्क है पहले के मुकाबले, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है वहां पर। फिलहाल आप सभी बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। तो आज हम बड़ी बहस में बात कर रहे हैं कि कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी, और 2 दिन का उनका ये दौरा है। बहुत अहम इसे माना जा रहा है क्योंकि 10वां इंटरनेशनल योग दिवस है कल, और इसमें तमाम कार्यक्रम होंगे जिसपे वो शिरकत करेंगे। और यहाँ के लोगों को भी काफी एक्साइटमेंट है पीएम के आने को लेकर। वहां पर खास बंदोबस्त भी किए गए हैं उनके आगमन पर, उनको वेलकम करने के लिए और सुरक्षा के लिहाज से भी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ पर। सुहेल काजमी साहब, आपके पास आना चाहूंगी अब मैं। जैसे कि लगातार जम्मू कश्मीर के हालातों पर हम बात कर रहे हैं, और 370 हटने के बाद काफी कुछ बदलाव भी हुआ, और इस बार हमने देखा किस तरीके से खासी तादाद में लोग पहुंचे वोट देने के लिए, और अच्छा खासा वोटिंग फीसदी भी हमने जम्मू कश्मीर में इस बार देखा है। तो अब पीएम के इस दौरे को एक पॉजिटिव वे में देखा जाए, क्योंकि इससे पहले भी जब पीएम आए थे तो कहीं ना कहीं उस चीज का असर हमने देखा था, और दोबारा उनका ये दौरा होने वाला है तो एक बेहतरी के तौर पर इसे माना जा सकता है। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। प्राइम मिनिस्टर के दौरे की मैंने पहले कहा कि बहुत अपनी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होती है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना तो अपोज करते हैं कि किसके टाइम पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ जाएगा, प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन ऑफ पावर है आज बीजेपी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स जम्मू कश्मीर 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर खुशहाली की रास्ते पे चले। जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो एक नेचुरल वे में लाइफ जिए, और उसके आप इनपुट्स देख रहे हो कि वो किस तरह इन्फिल्ट्रेशन उन्होंने शुरू कर दी और किस तरह से वो टारगेट किलिंग शुरू कर रहे हैं। मोडस ऑफ ऑपरेशन जो है कश्मीर से जम्मू प्रोविंस की तरफ वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो चैलेंजेस प्रेजेंट गवर्नमेंट जो होती है, खासकर नरेंद्र मोदी लेड सरकार की, बढ़ जाती है। ये मैं हमेशा कहता हूं, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद विजिट करते हैं जम्मू कश्मीर में। इंटरनेशनल योगा डे में सेलिब्रेट करने के लिए मैंने पहले कहा कि उससे आपका मोराल, पूरी पब्लिक का मोबाइल ये जो है पैरामिलिट्री का, वो जो है हौसला बुलंद होता है, और वो सक्षम होते हैं कि हमारे जो सरकार है हमारे साथ है, और छोटी मोटी चीजों के लिए भी वो कंसर्न रहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। ये इंपॉर्टेंस है, और ये लाउड एंड क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को जाता है, खासकर एलओसी के उस पार जो लोग इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, या आईएसआई या जो वहां के लोग हैं,
जी जी, बिल्कुल एक बेहतर मैसेज वहां के लोगों के लिए भी है ये, और जैसे कि फौज में भी वो कई जवानों से भी मिलेंगे आज, उनका इस चीज को लेकर भी कार्यक्रम है। इससे पहले भी वो जवानों से मिलते रहे, उन्हें प्रोत्साहित करते रहे, इंस्पायर करते रहे हैं, और इस दौरे के दौरान भी मुलाकात उनकी होगी और देखना होगा क्या कुछ वो कहते हैं यहाँ पर। जगदीप सिंह जी, जैसे आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बेहतरी के तौर पर कुछ नहीं देखने को मिला 370 हटने के बाद, हालांकि अब हम देख रहे हैं कि काफी बदलाव हुआ है, लेकिन अगर कुछ बेहतर नहीं हुआ होता तो जिस तरीके से वोटिंग फीसद इस बार अच्छा गया है, 58% गया है, वो नहीं जाता, और जो वहां की आवाम है उसके जरिए भी कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि एक पॉजिटिव वे में चेंजेस आए हैं। देखिए, reluctantly I would like to say and I recall also that the way most of the time people from BJP represent themselves, they had decided with just one time agenda कि we'll have to criticize Congress. तो ये इनकी चिरपरिचित आदत है, अंदाज है, तो इस पर मैं जाऊंगा नहीं। देखिए, सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए ही क्रिटिसिज्म किया जाए, ये विपक्ष, मैं नहीं समझता कि ऐसे विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं। निश्चित तौर पर मेरे एक और साथी ने यहाँ बोला कि पत्थरबाजी कम हुई है, वो कैलेंडर्स जो निकला करते थे उनमें कमी आई है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, आपको मूलभूत कारण तक जाना होगा। संगीनों की जद में और बंदूकों की नोक पर लाई गई शांति ज्यादा देर टिकती नहीं है। हमारा शुरू से मानना है कि यहाँ के आवाम को भरोसे में लिया जाए, उनसे बातचीत हो, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा जब सरकार के ऊपर, तो निश्चित तौर पर हालात बेहतर होंगे। रही बात जो इनका कार्यकाल रहा, हम बार बार क्यों सवाल उठाते हैं? देखिए, आर्टिकल 370 की बात करते हैं। काजमी साहब को मैं खासतौर पे कहूंगा, वो बड़ी बाखूबी जानते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बेहतरीन पकड़ है इन तमाम मुद्दों पर। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस अनुच्छेद का पहला सब सेक्शन ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, फिर उसको टूटन को लेकर ये जो नाहक का सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्या है? और धारा 370 की टूटन के बाद खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, लैंड माफिया हो, वो यहाँ पे बढ़ा, लोगों की नौकरियों पे बन आई, लोगों की जमीनों पर बन आई। और आलम ये है, अभी ये भाजपाई मित्र मेरे अभिजीत जी बात करके हटे सड़कों की, बिल्कुल बड़ा इसमें बाकमाल मैं कहूंगा बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सरकार आपकी हो या हमारी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बढ़ता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसी मिसाल है कि अभी सड़क बन रही है और आप टोल वसूल रहे हैं, लोगों की चमड़ी छीलने पर आमादा है? 60 किलोमीटर से कम दूरी पर आपने लोगों से सालों टोल वसूला। आपने 75 सालों में पहली बार हुआ लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स मरने पर आप आमादा हो गए। आप लोगों के घरों में चौथी मर्तबा मीटर्स लेकर पहुंच गए। स्मार्ट मीटर्स के नाम पर आपने मरे हुए लोगों के नाम पे 2-2, 2.5 लाख के बिल निकाले, 20-20 साल पुराने बिल निकाले। तो ये क्या है? क्यों आपसे यहाँ की जनता सवाल नहीं पूछेगी? आपने तो कह दिया था कि भैया हमने धारा 370 को तोड़ दिया है, तो आप ताली बजाओ, थाली बजाओ। लेकिन हकीकत अब लोगों को समझ में आ रही है। आज स्थिति ये है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियां थोड़ी बहुत थी, उन पर भी अब वो पोजीशन यहाँ के लोगों का नहीं रहा। और बेरोजगारी के मामले में मैं आपको बताकर हटा हूं, भ्रष्टाचार इतना है कि इन्हीं के पीएमओ में बैठे मंत्री के खिलाफ इन्हीं का एमएलसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि वो करोड़ों रुपए की रिश्वत उगा रहे हैं, बाद में वो यू टर्न ले लेता है। 1300 करोड़ का गड़बड़ झाला जल शक्ति विभाग का एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है वो पब्लिकली आके कहता है, कोई जवाब नहीं है इनके पास। जिस कंपनी को तीसरी मर्तबा ठेका दिया गया ब्लैक लिस्टेड होने के बाद, वो पेपर लीक में इन्वॉल्व पाई जाती है, वो पेपर लीक होने के बाद पूरी परीक्षा रद्द की जाती है। तो ये क्या है? किस प्रगति, किस तरक्की, किस उन्नति की बात करते हैं ये लोग? चलिए ठीक है, फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात का हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसी पर ही टिके रहें तो बेहतर होगा। डॉक्टर अभिजीत जसरोतिया जी, आप क्या इस पर जवाब देना चाहेंगे जगदीप सिंह जी को? और साथ ही देखिए, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी काफी कुछ बदलाव की जरूरत है जम्मू कश्मीर में। हालांकि फर्क जरूर पड़ा है पहले के मुकाबले में, लेकिन खासतौर से दहशतगर्दी की घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाने में एक सिक्योरिटी को और ज्यादा पुख्ता बनाना बहुत अहम हो जाता है यहाँ। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि देखें, बात जो बेबुनियाद बातें और बेतुकी बातें जो उन्होंने कही और जो इल्जाम लगा सरासर झूठ है, क्योंकि उसके अंदर सबको पता है कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। अब पूछे पार्टी कौन सी बात कर रही है? ये वो पार्टी है जो हर एक जलसे में, हर एक तकरीर में इनके राहुल गांधी जी इनको ईडी, सीबीआई
और सीआईडी की बात किए बिना इनका जलसा शुरू ही नहीं होता। और देखिए, इतना खौफ होने के बावजूद भी 363 करोड़ रुपए आपके सामने झारखंड में पकड़ा गया। वो 363 करोड़ रुपया जो है वो उस समय ईडी गिनकर ही पीछे हटी थी, 36 करोड़ रुपया और पकड़ा गया। आज जिनका ये हाल है तो देश को ये सोचना चाहिए कि 50-60 साल तक जब सरकार भी अपनी थी, ईडी भी अपना था, सीआईडी भी अपना, सब कुछ अपना था, कितनी मलाई लोगों ने इस देश की खाई और क्या हालत इन देश की हुई है। अब मैं आना चाहता हूं जरा और चीज के ऊपर। आप देखिए कितने गैर जिम्मेदाराना ये लोग हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में वैसे ना तो इनका नुमाइंदा कोई जीता, ना इनको कोई वहां पर जम्मू कश्मीर में पूछ रहा है, लेकिन इनके गैर जिम्मेदाराना बयान देखिए। इनकी कठुआ की टीम है, क्योंकि मैं कठुआ से हूं तो ज्यादा मैं वही बात करता हूँ, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। इनके एक बड़े वरिष्ठ नेता वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जी वो जो टेररिस्ट, यहाँ पर टेररिस्ट भी नहीं, खैर उन्होंने तो मिलिटेंट कहा था, उनको पता नहीं कौन सी जिहाद की लड़ाई उन्होंने शुरू की हुई है, कि वो दाढ़ी वाले ही मिलिटेंट नहीं होते हैं। उनका ये कहना था ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं इनके साथ भी आ रहे हैं। सोचिए, एक जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, क्योंकि हमारे जम्मू के अंदर और तो तरीके नहीं है किसी भी तरह से एम्प्लॉयमेंट के, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा एक तरीका है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने 400 करोड़ 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आज कठुआ में आपको प्लॉट नजर नहीं आएगा। जो लोग बेचारे यहाँ पर अपनी पूरी पूंजी लगाने आ रही है, उन पर इनकी कठुआ की टीम उन्हें कटाक्ष कर रही है कि ये लोग अपने साथ टेररिस्ट लेकर आ रहे हैं। तो सोचिए कितने गैर जिम्मेदाराना ये लोग हैं। तो उनके आप किसी बयान को आप संजीदगी से ले सकते हैं? तो कम से कम आप सोचिए कि अगर जम्मू कश्मीर की आज तरक्की हो रही है, उससे सबसे ज्यादा तकलीफ इनको है। आपने 50-60 साल कुछ किया नहीं, कुछ भी आज तक। आज जब होने लगी है तो आपके लोग इस तरह के बयान वहां पर देंगे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग करना शुरू कर देंगे, वो हर एक चीज के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि इनको चाहिए नहीं किसी तरह से। मैं पिछले दिनों की अगर बात करूं, खासकर अगर मैं फिर से जम्मू की बात करता हूं, तो ये बात जब करते हैं जम्मू की, तो इनको पता नहीं इनको किसी चीज का खौफ भी है कि नहीं। रावी जो वहां पर हमारे बंद बना था, जिसके ऊपर, जिसका सारा पानी मेरे कठुआ बेल्ट में लगना था, उसका करोड़ों अरबों रुपया हमने पंजाब से लेना, जिसने आज तक भी कांग्रेस वालों ने लेकर नहीं दिया। मेरे लोग बेचारे जो, उनके हालात खराब होते गए दिन ब दिन, क्योंकि पानी नहीं था हमारे पास। हमारे हिस्से का सारा पानी जो है वो पंजाब को दे दिया गया। और इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार हमें पैसे मिलने थे, हम सब लोगों को, हमें 1 रुपया नहीं मिला। कांग्रेस कटसी कांग्रेस। और आज जब इंडस्ट्रियलाइजेशन करके हम फिर यहाँ पर तरक्की लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनको टेररिस्ट के सपोर्टर लेवल कर रहे हैं। तो आप इनकी मानसिकता समझिए कि किस मानसिकता से ये लोग ग्रसित है। ये चाहते नहीं जम्मू कश्मीर किसी भी तरह से जो है वो फले फूले या आगे जाए, क्योंकि अगर फले फूले आगे जाएगा तो इनको तो कोई पूछेगा नहीं, जैसे आज पूछ नहीं रहा है। तो इनकी दिक्कत ये खुद तो कुछ किया नहीं, आज जब हम करके दिखा रहे हैं तो इन सब चीजों के अंदर दिक्कत आ रही है। अब मैं आता हूँ जो मेन उन्होंने क्वेश्चन पूछा टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर ये तो मिलिटेंट मानते हैं, किसी जिहाद की लड़ाई को मानते हैं, हम तो टेररिस्ट मानते हैं। पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू में जब मिलते हैं ठोक दिए जाते हैं। अब बात ये आती है कि इतना बड़ा बॉर्डर आप शुरू हो जाइए लखनपुर के आगे से, वहां से लेके ऊपर अगर आप चले जाए तो ऊपर तक हर जगह पे हमारा जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से सटा हुआ है। अब पाकिस्तान ने तो 100 अटेम्प्ट करने और हमारी कोई एक भूल होनी है, उसमें कभी कभी कोई पार निकल के आ जाता है। फिर भी हमारी सेना, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, अब हमारी खासकर जे&के पुलिस अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमें काफी हद तक बचाने में जो है वो कामयाब रहती है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है सभी चीजों की। अपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इनकी कोई ऐसी जिम्मेदारी है ही नहीं। ये हमेशा क्या करेंगे, ठीकरा हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के सिर पर फोड़ना शुरू हो जाएंगे और इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे कि लोग इनको किस तरह से संजीदा लें। तो कम से कम ये चीज आप समझिए कि कभी भी कांग्रेस ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या बाकी के घटक दलों ने आज तक हम लोगों का कभी भला नहीं सोचा। आज जब हमारी तरक्की हो रही है, दिन ब दिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको ये सब बातें जो है नजर आ जाती है। बाकी जो संजीदा होकर हमारे को सोचना यही है कि अब जम्मू कश्मीर को इससे आगे कैसे लेकर, खैर ये बातें करते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और आज प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कश्मीर में आकर एक अमन का, योगा का, सुकून का पूरी दुनिया को संदेश देना जा रहे हैं कि कश्मीर की धरती से, ये अपने आप हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है बड़े हद तक कश्मीर के लोगों को भी होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी यहाँ से जाएंगे, अभी तो ऑलरेडी ही आप देखिए कश्मीर के अंदर आज आपको एक होटल का कमरा नहीं मिलेगा। और ये वही कश्मीर है, क्योंकि मैं ज्यादातर 24 साल मैंने कश्मीर में काटे हूँ, ज्यादातर कश्मीर में होता हूँ। आज से ठीक 10 साल पहले आप चले जाइएगा, जिन लोगों ने होटल के लोन लिए तो उनके पास होटल की किस्तें देने के पैसे नहीं थे। आज उन्होंने पुराने होटलों की किस्तें खत्म कर दी, नए होटल्स खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। वहां पर आज है ही नहीं है, 25-25 हजार का एक नॉर्मल रूम जो है वो मिल रहा है जा रहा लोगों। तो ये तरक्की नहीं है और क्या है आपके सामने। लेकिन कांग्रेस ये तरक्की अगर चाहती होती तो शायद वो 87 का गुनाह ना करती, जिसके कारण जी देखिए अब जल्द ही असेंबली इलेक्शन भी होने हैं वहां पर, और पीएम का ये जो दौरा है ये अहम उसके लिए भी माना जा सकता है। तो अमित रैना जी, आपको लगता है कि असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर भी जो तमाम सौगातें हैं ये भी उससे जोड़कर भी इन्हें देखा जा सकता है जो कल पीएम देने वाले हैं वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, देख के जोड़ा जा सकता है और देख के जोड़ा जाना चाहिए। देखिए टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन के बिना ये सौगात नहीं लाते। ये सौगात आती क्योंकि जम्मू कश्मीर
एक फोकस स्टेट है केंद्र सरकार के लिए, मगर 3300-3500 करोड़ एक साथ लाना, प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर में 2 दिन बिताना एक बड़ा ही क्लियर मैसेज है और बड़ा ही क्लियर फोकस है असेंबली इलेक्शन को लेकर, क्योंकि जहां तक हमें पता है सितंबर में असेंबली इलेक्शन हो जाने चाहिए। देखिए, एक चीज और समझनी पड़ेगी हमें कि जम्मू कश्मीर शायद भारत में एक यूनिक प्रदेश इसलिए है कि ये वो प्रदेश है जिसमें तकरीबन 15 से 20 लाख विस्थापित लोग रहते हैं। और विस्थापित जब मैं कहता हूं तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों की बात करता हूं। उसमें चाहे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से आए हुए हमारे विस्थापित भाई हों या कश्मीर से कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू जो विस्थापित हुए। और ये पहली बार हुआ है पिछले 10 सालों में कि कोई प्रधानमंत्री इन विस्थापित लोगों से नहीं मिला। ना जगदी कैंप गए हैं ये प्रधानमंत्री, ना इन्होंने किसी भी कश्मीरी पंडित डेलीगेशन या विस्थापित जो लोग हैं पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के उस डेलीगेशन से। तो इसलिए कहीं ना कहीं चिंता हो जाती है विस्थापित समाज में कि क्या सरकार सीरियस है कश्मीरी पंडित रिटर्न को लेकर, कश्मीरी हिंदुओं के वापस आने को लेकर। और देखिए, इस 2 दिन की यात्रा में भी मुझे प्रधानमंत्री का कहीं पे भी कश्मीरी पंडित विस्थापन को रिवर्स करने का एजेंडा नहीं दिख रहा, प्लान कहीं नहीं है। हो सकता है पासिंग ऑन रिमार्क एक आ जाए स्पीच में, हालांकि मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं है, बट शायद आ जाए पासिंग ऑन रिमार्क एक कश्मीरी पंडित को लेकर। मगर एक ब्लूप्रिंट की जो होना चाहिए था, एक सीरियस अप्रोच होना चाहिए था। और वो सीरियस अप्रोच एक पॉलिटिशियन, एक सरकार तभी दिखाती जब वो लोगों से मिलती है और उनका दर्द समझती है, जो मुझे इस समय मिसिंग दिख रहा है। और उम्मीद करूंगा अपने प्रधानमंत्री से कि वो इस बात को सीरियस ले, क्योंकि ये सिर्फ सरकार के लिए धब्बा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए धब्बा है कि 20 लाख लोग पिछले 30 साल से विस्थापित हैं और वो वापस घर नहीं जा पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट के कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क बढ़ता है। तो हम कितने भी बड़े अपने आप को तीसरी बड़ी इकोनॉमी कह लें, 5वीं बड़ी इकोनॉमी कह लें, मगर अगर हम लोगों को उनके अपने घर में नहीं ठहरा सकते, उनको उनके घर वापस नहीं भेज सकते, तो ऐसी अर्थव्यवस्था का कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है यहाँ पर, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार सरकार की तरफ से तमाम दावे और वादे किए जाते रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को तमाम वो हक दिए जाएंगे जो जिनसे वो महरूम रह गए हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सुहेल काज़मी साहब, आपको लगता है कि इसको लेकर भी बहुत ज्यादा काम करने की अभी जरूरत है? और एक पीओके को भारत में शामिल करने को लेकर भी पिछले दिनों काफी सियासत होती हुई दिखाई दी हमें, तो उसको लेकर भी हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या कदम उठाया जाएगा। देखिए, जहां तक पीओके का मसला है, पीओके डिप्लोमेटिक वे में इंडिया आगे फॉरवर्ड हो रहा है, चल रहा है। एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो ड्रॉ हो रहा है ओवर द ग्लोब, पीओके में भी, यहाँ भी और ओवर द ग्लोब भी। और वो किस तरफ चलता है वो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिसको कि जम्मू कश्मीर आए हुए हैं, और खासकर वो एक बहाना है इंटरनेशनल योगा डे का। अगर इलेक्शंस भी जो हैं वो सिर पे हैं, किसी वक्त भी इलेक्शन अनाउंस हो सकती हैं, तो हो सकता था कि एक बार वो ऑल पार्टी मीट, जिससे जितनी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की हैं वो उनसे मिलते, एक विचार विमर्श करते कि आने वाला रोड मैप और अच्छा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए उन पॉलिटिकल पार्टीज का या उन पॉलिटिकल सरबराहों का जो जम्मू कश्मीर को वक्तन फवक्तन रूल करते रहे हैं और मेजर स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिक्स में। तो मैं समझता हूँ एक और अच्छा मैसेज सियासी तौर पे, और उनका वैसे भी बड़ा दिल है, बड़ी सोच है। इस वक्त मैं पहले आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान उस फिराक में रहता है या कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं विद इन स्टेट जो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर ठीक हो। तो मैं ये समझता हूं कि उस बड़े दिल से अगर वो एक ऑल पार्टी मीट कर लेते, मिल लेते उन सारी पॉलिटिकल जमातों से ओवर ए कप ऑफ टी, तो मैं समझता हूं कि और अच्छे सिग्नल जो है ओवर ए कप ऑफ टी पूरे वर्ल्ड को जाते और पूरे इंडिया को जाते। वो मुझे लगता है वैसी चीजें होनी चाहिए डिप्लोमेटिकली, ताकि आने वाली इलेक्शंस में, पार्लियामेंट इलेक्शन से ज्यादा जो वोल्टेज हाई है टर्नओवर की वो हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्शन लड़ें, चाहे उसमें इंडिपेंडेंट्स हो, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो, नेशनल पार्टीज हो। पार्टिसिपेशन का मतलब है लोगों का भरोसा अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ और बढ़े और ये परसेंटेज जो है असेंबली में और ज्यादा 10-20% और रिफ्लेक्ट हो। मुझे लगता है काम चल रहा है, काम हो रहा है। अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करना इज नॉट गुड, बट ये है on terrorism, all the regional parties and the national parties have to be on one page as far as terror is concerned in Jammu and Kashmir. We have lost a generation, irreparable loss. Now further prosperity, development
और लोगों का समर्थन उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक लाउड एंड क्लियर मैसेज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने दिया है, उस पर वो कायम दायम रहेंगे और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता रहेगा, यही मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल, यही उम्मीद की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर आगे इसी तरीके से बढ़ता रहे और पीएम का ये जो दौरा है ये बेहतर साबित हो वादी की तरक्की के लिए। जगदीप सिंह जी, देखिए इस बार जो योगा डे पर इसकी थीम है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो उम्मीद कर सकते हैं सोसाइटी के लिए बेहतरीन साबित हो। जिस तरीके से इसकी शुरुआत अब की गई है, इस थीम को अगर हम देखें तो उस नजरिए से भी ये पीएम का दौरा अच्छा साबित हो सकता है वादी के लिए, क्योंकि खुद अगर पीएम वहां पर पहुंच रहे हैं तो लोगों के जहन में भी ये चीज आएगी कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी भरोसा होगा कि हाँ वादी को यहां पर नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, जैसे पिछले काफी सालों में हम देखते थे कि किया जाता था। देखिए, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि अगर आपको ये लगे कि कश्मीर प्राथमिकता पर कभी नहीं रहा, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पर कश्मीर कभी भी हाशिए पर नहीं गया। और मैं फिर से कहना चाहूंगा बड़े आहत मन से कि ये जो इनकी मानसिक परिस्थिति है ना भारतीय जनता पार्टी वालों की, ये समझ से परे है। मेरी सवाल इनसे कुछ होता है, ये जवाब कुछ देते हैं। खैर छोड़िए, अब आपने प्रधानमंत्री जी की आमद पर पूछा तो मैं सीधा उसी पर आऊंगा। निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा, मैं फिर भी कहूंगा, क्योंकि वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं तो उनका बड़ा स्वागत है यहाँ पर। लेकिन वो जो बुनियादी मसले मसाइल हैं उनसे आंख मूंद कर बचने की कोशिश करके निकल जाना ये सही नहीं है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो बार बार पाकिस्तान को लेकर, देखिए ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते वक्त सोचते भी नहीं। अभी देखा आपने कैसे ये मिलिटेंट और टेररिस्ट का फर्क बता रहे थे, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे थे और ना मालूम क्या क्या बता रहे थे। तो भाई साहब, जिस पार्टी की अगुवाई में पाकिस्तान के पेट को जी जिस पार्टी की सरकार के तहत पाकिस्तान को 2 बार मुंह की खानी पड़ी, आप उसी पार्टी पर सवाल उठाएं, ये कोई सही बात नहीं है। आप आए हैं, आपने काम किया है, ठीक है, जो सवाल है वो आप ही से होंगे। लेकिन आप पिछली तमाम सरकारों के कार्यकाल को, वो भी वाजपेयी साहब को भी बीच में डालकर सिर्फ और सवाल पे सवाल खड़े करेंगे तो ये सही बात नहीं है। बाकी मैं अंत में अपनी बात कंक्लूड करते हुए कहना चाहूंगा, मामला चाहे लक्षित हत्याओं का हो, मामला पीर पंजाल और चिनाब वैली में एकाएक पनपते आतंकवाद का हो, मामला सिक्योरिटी लैब्स का हो, क्योंकि न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइट ने कई दिन पहले मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की जानकारी दे दी थी, बावजूद उसके उस पर वैसा संज्ञान नहीं लिया गया। बीडीसी का भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे। तो ये बड़े सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से मनन करना होगा। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी मसले मसाइल मैंने गिनवाए, जिन पर भाजपा के मेरे मित्र ने एक शब्द नहीं बोला, उन पर भी ये सरकार, मरकज की बैठी सरकार हमारी कुछ करे, कुछ ध्यान दे। भूखे पेट भजन नहीं होता। योगा करवा के यहाँ बेरोजगारी में अव्वल जम्मू कश्मीर को पहुंचाने के बाद आप कहेंगे कि सिर्फ योगा करवा के आप यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर कर देंगे, तो ये मुगलाता अपने जहन से निकाल दीजिए। यहाँ पर बेहतर विकल्प नौकरियों के मिले। ठीक है डॉक्टर अभिजीत जी, क्या इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए योगा करवाकर कह रहे हैं मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा और चीजों पर भी काम करने की जरूरत है। देखिए, मुस्तकबिल तो 2.5 लाख की बैकग्राउंड अपॉइंटमेंट कराकर जरूर सुधरेगा, लेकिन सुधरेगा सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के रिश्तेदारों का सुधरेगा। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि जब हकदार को हक दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है पूरी नौकरी दी जा रही है। जो कांग्रेस एनसी ने दी थी 800 रुपए पे, इन्होंने 20-20 साल लोगों से नौकरी कराई है, जिन्हें डेली वेजर कहा गया। उसे आप नौकरी कहेंगे या छलावा कहेंगे, किस तरह से उन लोगों ने फाका कशी के दिन काटे हैं, इनको अपने किए हुए पापों की भी याद नहीं रही हुई है। तो मुझे लगता है कम से कम ये लेक्चर ना दे, ना तो अनएम्प्लॉयमेंट कर दे, और जिस हिसाब की एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दी है उससे तो भगवान बचाए, वैसी एम्प्लॉयमेंट कोई यहाँ पर लेना नहीं चाहेगा। और रही बात अभी भी वर्ड इनके यहाँ से इतना समझाने के बावजूद भी इनको मैंने मिलिटेंट और टेररिस्ट का फर्क, अभी भी ये मिलिटेंट ही बोल रहे हैं। कौन सी टेररिस्ट ने बताया, कौन सी वेबसाइट ने बताया, तो घबराए नहीं। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं बड़ी सक्षम है, बड़ी तरह से उनको आता है इनसे कैसे डील करना है। और एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया में आज कोई भी मुल्क जो है वो 101% टेररिज्म से फ्री है, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स के अंदर अगर जाके अमेरिका के अंदर प्लेन घुस सकते हैं, तो हमारा देश तो फिर भी बड़ा महफूज है बाकियों से। मुझे लगता है फिर भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की सराहना करनी चाहिए, जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमारी भी जान बचाते हैं, और यहाँ पर जो काली भेड़े हैं उनकी जान भी बचाते हैं।
चलिए ठीक है। अब देखिए कल जब पीएम मोदी सौगात देते हैं, देखते हैं कि किस सेक्टर को सबसे ज्यादा अहमियत यहां पर दी जाती है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है जम्मू कश्मीर में। लेकिन देखना होगा पीएम का ये दौरा कितना अहम साबित होता है, और असेंबली चुनावों के मद्देनजर भी इसे खास माना जा रहा है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सलाम टीवी।